गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने अभी पिछले लेक्चर में आपको एप्टीट्यूड का आधा पार्ट करा दिया था। इसमें हमने आपको बताया था एप्टीट्यूड होता क्या है भाई। हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये पोटेंशियल होता है आपका। फिर हमने अंतर बताया था कि एबिलिटी और आपके एप्टीट्यूड में अंतर क्या होता है। फिर हमने ये भी बताया था आपको कि एप्टीट्यूड क्या है ना, स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से होता है। अगर हम बात करें कि क्रिकेट की, तो आप कहते हो विराट कोहली का एप्टीट्यूड क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है। बट सेम पर्सन का किसी और स्किल में, जैसे आप बात करो पढ़ाई पे, तो आप कह सकते हो कि भाई उतना एप्टीट्यूड नहीं है जितना उनका क्रिकेटिंग में है। तो ये हमने पोटेंशियल समझा था कि होता क्या है। फिर मैंने आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि डेफिनेशन आप याद कर लो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा एप्टीट्यूड से रिलेटेड, आपको वॉरेन डिक्शनरी वाली जो आपकी डेफिनेशन है, आप यूं की यूं लिख सकते हो। ठीक है, वो मैंने आपको एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बताई थी। इसके साथ साथ मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया एप्टीट्यूड, एबिलिटी और स्किल में रिलेशनशिप क्या है। एक बात समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो एप्टीट्यूड में बहुत जनरल सवाल पूछेगा आपसे। या पूछ सकता है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में अंतर क्या होता है, या एप्टीट्यूड में आपसे कोई स्पेसिफिक चीज़ तो पूछने का जैसे है नहीं। मैक्सिमम आपसे इन जनरल जो शॉर्ट नोट पूछेगा, उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड भी लिख दीजिएगा। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड क्या होता है। इस सब के बाद मैंने आपको दूसरा जो आपका सेक्शन है, फाउंडेशनल सिविल सर्विसेज वैल्यूज, इसमें मैंने आपको पहली जो वैल्यूज है वो करा दिया, सिविल सर्विसेज वैल्यूज। इसमें मैंने आपको पहली जो कराई थी वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में मैंने आपको बताया था कि भाई इंटीग्रिटी जो है आपका होता क्या है। तो उसमें एक डायग्राम बताया था मैंने, यहाँ पर मैंने बताया था वर्ड्स, बिलीफ और एक्शंस। तो मैंने कहा था जो कंसिस्टेंसी होती है इन तीनों के बीच में, उसी को आप इंटीग्रिटी कहते हो। फिर मैंने टाइप्स बताए थे आपको, आप रिकॉल करो कि टाइप्स मैंने बताए थे। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होती है इंटीग्रिटी की गवर्नेंस में, और दूसरा हाउ टू इनकलकेट, यानी इनकलकेशन पे मैंने आपको डिस्कशन कराया था। तो आप एक बात को समझो कि आपसे सवाल किस तरह से पूछेगा। सवाल आपसे पूछेगा कि भाई इंटीग्रिटी इन जनरल पूछ सकता है कि सिविल सर्विसेज में क्यों ज़रूरी है, या आपसे पूछ सकता है कि इंटीग्रिटी क्यों बाकी वैल्यूज से रिलेटेड ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि बाकी वैल्यूज से कंपैरिजन आपका कराने के लिए कहेगा। तो आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी में उसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए, सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए, और हाउ टू इनकलकेट पता होना चाहिए। अगर ये हेड्स आपको पता हैं तो आप इंटीग्रिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। अब आ जाते हैं हम आज के लेक्चर पे। आज के लेक्चर पे हमारी जो दूसरी वैल्यू है वो है एम्पथी और कंपैशन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एम्पथी और कंपैशन होता क्या है। देखिए, एम्पथी क्या है, एबिलिटी है। एबिलिटी किस चीज की, टू अंडरस्टैंड, एंड एक्सपीरियंस, समझने की और महसूस करने की। क्या चीज, द सफरिंग्स ऑफ अनदर पर्सन। तो अगर इसको आसान भाषा में समझे तो एम्पथी आपकी है कि आप दूसरे के दुख दर्द को समझ और महसूस कर सको, उस चीज को हम एम्पथी कहते हैं। तो सामने वाले को अगर चोट लगी है तो उसके चोट के दर्द को हम भी फील कर पाएं, यही आपकी एम्पथी होती है। अब कंपैशन क्या होता है, कंपैशन इसका एक लेवल ऊपर होता है। अब क्या होता है उसमें, आपके अंदर एम्पथी तो है,
उसके साथ साथ आपने उसको उसको एक्शन से मिला दिया। अब आपने देखा सामने वाले को चोट लगी है, आपको भी वो दर्द का एहसास हुआ। अब उस दर्द के एहसास के साथ साथ आपने क्या किया, उसकी चोट पर मरहम लगाने की कोशिश करी, यानी आपने कुछ एक्शन लिया ताकि उसका दर्द दूर हो सके, उसकी सिचुएशन बेटर हो सके। तो कंपैशन क्या कहता है, एम्पैथी के साथ साथ कुछ एक्शन लेने की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि एम्पैथी हम अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस कर सकें सफरिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, और कंपैशन हमें एक्शन से बढ़ा देना है एम्पैथी में, और हमारा कंपैशन मिल जाता है। एक चार्ट के थ्रू आप समझिए कि ये होता कैसे। एक चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एफर्ट्स या एक्शंस, और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। देखो बहुत आसान है, बहुत सरल है। एक बार मैं बना लेता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए ये चार शब्द है ना, इनके बहुत एक जैसे से मतलब समझ में आते हैं अगर हम जनरल भाषा में इसकी बात करें। पिटी, दया दिखाना, ठीक है। सिंपथी, आप किसी से सहानुभूति दिखा रहे हो। एम्पथी, कंपैशन। इन चार शब्दों को आप बहुत सिमिलर तरीके से यूज करते हो। बट पिटी क्या है, आप किसी को दया दिखा रहे हो। उसमें क्या है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट है उसके दर्द को लेके, उसकी सफरिंग को लेके सबसे मिनिमम है अगर इनमें आपस में कंपेयर किया जाए। और एक्शन भी आपका मिनिमम है, यानी आपने भिखारी को देख के आपको दया आ गई, पिटी, ठीक है। दूसरा क्या है, सिंपथी आई, आप रुके वहां पे, सोचा उसके बारे में, ठीक है। तो आपने एंगेजमेंट को बढ़ाया अपने मन में, उसके लिए एंगेजमेंट एक तरह से बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आपने चलते हुए आपने देखा भिखारी को, आपने कहा देखो इनकी क्या स्थिति है, तो ये दया हो गई। आप रुक कर सोच रहे हो देखो उसके बारे में कि उसके घर पे क्या होगा, ये है। तो आपने सिंपथाइज करने की कोशिश करी। एक्शन अभी भी आप ज्यादा कुछ नहीं ले रहे हो। एम्पथी क्या है, आप उसके दर्द में शरीक हो रहे हो, यानी कि आप भी उस दर्द को फील करने की कोशिश कर रहे हो जिस दर्द से वो गुजर रहा है। एम्पथी आई। कंपैशन क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट के साथ साथ एक्शन भी देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एक्शन क्या है, अब आपने देखा तो उसका क्या करें हम ताकि उसका दर्द कम हो जाए, उसकी दिक्कतें दूर हो जाएं। तो कंपैशन। तो ये चार्ट भी आप बना सकते हो अगर आपस में कभी इसका कंपैरिजन आता है तो ये मैं सवाल एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एम्पैथी और कंपैशन में अंतर करके आपसे पूछा जाए। बहुत सिमिलर है इसलिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब आ जाते हैं पहले डिस्कशन पे कि व्हाट आर प्री रिक्विसाइट्स। प्री रिक्विसाइट्स क्या है, कंडीशंस, कंडीशंस फॉर एम्पथी। भाई एम्पथी को डेवलप करने के लिए आपकी कुछ प्री कंडीशंस बताई गई हैं। क्या कही गई हैं आपसे, देखो वो देख लेते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग। अब आप एक चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अब डॉक्टर है, भाई पेशेंट की पूरी तरह से बात नहीं सुनेगा तो उसका दर्द समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए आपको कहा गया है कि इफेक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है एम्पैथी को डेवलप करने के लिए। इफेक्टिव लिसनिंग। फिर क्या है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, अगर आप सामने वाले का दर्द समझना और फील करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा उस प्रोसेस में। नहीं तो क्या होगा, कही और सुनी बातों से आप एम्पथी नहीं फील कर सकते। आपको बताया मैंने कि भाई मान लीजिए इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, वहां पर बहुत सी जानें जा रही हैं, तो आपने सुना, आपने बस थोड़ा सोचा और आपने उसको भूल गए, तो एम्पथी नहीं डेवलप हो सकती। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, उसके बारे में पढ़ना, सोचना, वीडियोस देखना, तो कहीं ना कहीं पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। फिर क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसको समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल जो आप शब्दों के थ्रू कहते हो वो हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल हमारे बॉडी के एक्सप्रेशन हो गए, हमारे हाव भाव हो गए, ठीक है, हमारे इमोशंस हो गए। ये सारी किस चीज में आएंगे? नॉन वर्बल, इशारे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझने की समझ होनी चाहिए। क्यों ये बात कही जा रही है? एक एग्जाम्पल से समझिए। अब मान लीजिए मैं पुलिस ऑफिसर हूं, सामने मेरे बैठे एक आता है वादी, भी अपनी दिक्कत बताने आता है, एफआईआर लिखवाने आता है। तो उसके शब्द पे जो ग्रेविटी है उसको समझने के लिए मैं उसका चेहरा देखता हूँ, उसके हाव भाव को देखता हूँ, समझता हूँ कि भाई वो कितनी दिक्कत में है। तो कहीं ना कहीं उसके हाव भाव और एक्सप्रेशन से मुझे क्राइसिस सिचुएशन का पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, और कहीं ना कहीं मैं बेहतर चीज़ें उसकी समझ पाऊंगा वो किस कंडीशन से गुजर रहा है। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर क्या कहा जाता है आपसे कि आप एनकरेजिंग और सपोर्टिव होने चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो सामने वाला आपसे कभी खुल ही नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई दिक्कत लेके आया और आपने झटका दिया उसको, तो आपको लगता है वो अपनी बात पूरी कह पाएगा आपसे? नहीं कह पाएगा। तो एम्पथी डेवलप करने के लिए ये कंडीशन है, प्री कंडीशंस हैं। इफेक्टिव लिसनिंग, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एनकरेजिंग प्लस सपोर्टिव। ये प्री रिक्विसाइट्स हैं एम्पथी के लिए। अगर एम्पथी पे शॉर्ट नोट आता है तो आप पहले तो ये समझा दोगे पूरा, फिर प्री रिक्विसाइट्स लिखोगे। फिर हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एम्पथी। अब टाइप्स ऑफ एम्पथी क्या है? तीन टाइप्स हैं, जैसे हमने इंटीग्रिटी में पढ़ा वैसे ही। अफेक्टिव, सोमैटिक और कॉग्निटिव। अब ये एक एक करके हम समझ लेते हैं। अफेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड इमोशंस। भाई अगर सामने वाले को आपने देखा दर्द में, तो आपने उसके दर्द को समझने के, आपको भी वो दर्द वाली फीलिंग हुई। पेन क्या है? एक तरह का इमोशन है। तो सामने वाले के इमोशन से आप कनेक्ट कर रहे हो। तो इमोशनल कनेक्ट जो होता है वो है आपकी अफेक्टिव एम्पैथी। सोमैटिक एम्पैथी क्या है? हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल रिएक्शन। ये भी समझाता हूं मैं आपको। अब आपने भाई सामने वाले को देखा कि उसके पैर में भयंकर चोट लगी है, तो एक तो हो गया आपने भी दर्द फील किया, दूसरा है आपने रोना शुरू कर दिया। तो ये रोना क्या है? अ काइंड ऑफ फिजिकल रिएक्शन। तो ये सोमैटिक एम्पैथी में आता है। या आप भी घबरा गए, घबरा कर आपके रोए भी खड़े हो गए, तो वो क्या होगा? वो भी एक तरह का फिजिकल रिएक्शन है, वो भी आपका सोमैटिक एम्पैथी के अंडर आता है। हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल रिएक्शन। कॉग्निटिव एम्पैथी क्या होता है? कॉग्निटिव क्या होता है? आप उसका मेंटल स्टेट समझते हो, अंडरस्टैंड मेंटल स्टेट। अब सामने वाले पे क्या गुजर रही है, मान लीजिए एक व्यक्ति हैं आपके नेबर में रहते हैं, उनके घर में कोई हानि भावी हो गई, कोई कैजुअलिटी हो गई, तो आप उनका पेन, उनकी मेंटल स्टेट समझने की कोशिश करते हो कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। तो ये क्या होता है? ये एक तरह की कॉग्निटिव एम्पैथी होती है कि उनके मन में क्या क्या चल रहा होगा वो सोचने की आप कोशिश कर रहे हो, कॉग्निटिव एम्पैथी। तो हमने तीन टाइप की आपकी एम्पैथी समझ ली, अफेक्टिव एम्पैथी, सोमैटिक एम्पैथी एंड कॉग्निटिव एम्पैथी। अब आ जाते हैं हम तीसरे डिस्कशन पे, एम्पैथी के इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। देखिए एम्पैथी और कंपैशन मोर और लेस सिमिलर लाइंस पे हैं, तो इनका जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो हम एक साथ समझ लेते हैं इन गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की बात करनी है तो उसी में हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, एम्पथी प्रमोट्स, क्या प्रमोट करती है देख लेते हैं भाई। इंटर पर्सनल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। दूसरा, सेल्फलेसनेस। दोनों को समझते हैं। अब आपका मैंने कहा सिग्निफिकेंस क्या है। एम्पथी प्रमोट्स इंटरपर्सनल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस और सेल्फलेसनेस। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, डॉक्टर हैं, अगेन डॉक्टर, तो अगर पेशेंट की डॉक्टर पूरी बात समझता है, सारे सिम्टम्स को सुनता है, उसकी एक एक बात पे गौर करता है, तो पेशेंट के मन में डॉक्टर के लिए ट्रस्ट डेवलप होगा कि नहीं होगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा। मान लीजिए उसकी बिना बात सुने और वो दवा लिख देता है, तो पेशेंट को तो यही लगेगा कि मेरी तो बात सुनी नहीं इन्होंने, तो इनको कैसे पता चला कि मुझे क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। और अगर आप बात करते हो कि भाई अगर वो पूरी बात सुनता है, पूरी चीज़ें समझता है और फिर दवा लिखता है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो यही है एम्पथी, क्या है, इंटरपर्सनल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। दूसरा क्या है, सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस क्या है, अगर आप सामने वाले के दर्द से अपने आप को जोड़ोगे तो क्या लगता है कि आप सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ काम कर पाओगे? क्या आप, एग्जांपल देता हूँ, आप पीडीएस की शॉप के मैनेजर हो और आपने देखा कि एक भाई कितने गरीब लोग आए हुए हैं और उनको खाने के अनाज की कितनी ज़रूरत है, आप उस चीज़ को समझते हो, तो क्या आपका दिल करेगा करप्शन करने के लिए? तो वही है, सेल्फलेसनेस प्रमोट करता है। एम्पथी प्रमोट सेल्फलेसनेस। दूसरा, पीपल सेंट्रिक एंड ह्यूमेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या है पीपल सेंट्रिक एंड ह्यूमेन एडमिनिस्ट्रेशन? अगर आप एम्पथी की को फॉलो करते हो, एम्पथी को प्रमोट करते हो गवर्नेंस में, तो पीपल सेंट्रिक आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लोग उसके सेंटर पे होंगे, यानी एवरी एक्शन विल बी अराउंड पीपल, उनके वेलफेयर की बात करने पे जोर ज्यादा होगा गवर्नेंस में। फिर क्या है तीसरा, इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अब इसको भी समझ लेते हैं हम, क्या है इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अभी हमने पीडीएस वाला आपको एग्जांपल दिया, तो अगर आपके अंदर एम्पथी है तो आप क्या भेदभाव कर पाओगे? नहीं करोगे। इंक्लूसिवनेस डेवलप होगी, सबको साथ लेके चलने की आप बात करोगे। दूसरा, इफेक्टिव होगा, यानी किसी तरह का करप्शन नहीं होगा, किसी तरह के रिसोर्स का लॉस नहीं होगा। तो एम्पथी से हमने इफेक्टिविटी और इंक्लूसिवनेस को जोड़ा है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। चौथा, सोशल कैपिटल। देखो इसको आप समझना डिटेल में, ये आपके पेपर 2 का भी पार्ट है, आपसे पेपर 2 में डायरेक्ट पूछ सकता है सोशल कैपिटल होता क्या है। सोशल कैपिटल क्या है, द ट्रस्ट एंड द बॉन्ड बिटवीन द सिटीजन्स एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये डेवलप होता है, दिस काइंड ऑफ कैपिटल डेवलप्स अंडर एम्पथी, एम्पथी के अंडर ऐसा कैपिटल डेवलप होता है। काइंड ऑफ ट्रस्ट जो है आपका सिटीजन्स और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के बीच में बढ़ता है। फिर पांचवा क्या है, चैलेंजेस बायसनेस। अब एक चीज समझिए, अगर आपके अंदर एम्पथी है और मान लीजिए सामने वाला दलित है, तो क्या है कि अगर सोसाइटी में किसी तरह के बायस हैं भी, तो भी आप बायस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है सामने वाला व्यक्ति उतना ही हकदार है हर डेवलपमेंट और हर चीज़ों का जितना बाकी कोई सिटीजन है। तो ये फीलिंग कहाँ से डेवलप होती? क्योंकि आप सामने वाले से रिलेट कर पा रहे हो, सामने वाले के दर्द में शरीक हो पा रहे हो। तो चैलेंजेस बायसनेस।
ये 5 पॉइंट आपको याद करने हैं। एम्पैथी प्रमोट्स इंटरपर्सनल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, सेल्फलेसनेस, फिर दूसरा पीपल सेंट्रिक एंड ह्यूमेन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सोशल कैपिटल और चैलेंजेस बायसनेस। सवाल आएगा तो ये लिखना ही लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखे बिना काम चल नहीं सकता। फिर जैसे इंटीग्रिटी में किया था वैसे ही आपका डिस्कशन क्या होगा, इनकलकेशन पे। अब इनकलकेट कैसे किया जाए एम्पैथी को, ये भी आपको आंसर में लिखना होगा। अब इसका मैं हैक बता रहा हूँ आपको। आपको अगर याद होगा वैल्यूज़ वाला लेक्चर, तो वैल्यूज़ वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ आप सीखते कैसे हो, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़। उसी सोर्सेज से आप इनकलकेट करते हो एम्पैथी और कंपैशन, ज़्यादा अलग थोड़ी ना है। तो वही सोर्सेज आपके काम करेंगे। तो जहां कुछ ना समझ में आए वही वैल्यूज वाले सोर्सेज का यूज कर लेना, इस वाले आंसर में भी या आगे भी, क्योंकि हर चीज के सोर्स वही हैं। अब इनकलकेशन पे अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए है सोशियो कल्चरल एजेंट्स या इन्फ्लुएंसेस। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा आप देख लो भाई। आपकी फैमिली, वही चीज है जो हम पहले कर चुके हैं। आपको क्या लगता है नया कुछ याद करना होगा? नहीं, बस आपको रिलेट करना आ जाए। रिलेट करना आ जाए तो फिर आप कर ले जाओगे। रोल मॉडल्स, रोल ऑफ सिनेमा, भाई सिनेमा से भी तो सीखते हो। एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूं आपको, सत्यमेव जयते सीरियल आता था ना, उससे भी आप सीख सकते हो भाई क्या क्या कंडीशंस है सत्यमेव जयते टीवी शो। रोल मॉडल में आप सोनू सूद की बात कर सकते हो, जो उन्होंने एक्शंस लिए थे अपने कोविड टाइम पे। कोविड, ठीक है, कोविड टाइम पे जो एक्शन लिए थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या है, आपको एम्पैथी इनकलकेट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। दूसरा क्या है, रिलीजियस, रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस। भाई रिलीजन भी तो हमको सिखाता है बहुत कुछ। हमने वही वैल्यूज में पढ़ा नहीं था, रिलीजन भी काफी कुछ सिखाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बुद्धिज्म टीचर्स प्रैक्टिस कंपैशन। बुद्धिज्म कहता है कंपैशन प्रैक्टिस करने के लिए, उसको क्या बोलता है, करुणा। ये याद रखो एग्जाम्पल, रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस हो गए। तीसरा मैंने आपको बताया कि भाई इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लेवल मेजर्स। ये तो हमने देख लिया भाई सोसाइटी और रिलीजन लेवल पे, बड़े स्केल पे। इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हो कि भाई सामने वाले में एम्पैथी इनकलकेट हो, कंपैशन इनकलकेट हो, तो आपने कहा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। इसका एग्जांपल है भारत दर्शन। जो सिविल सर्वेंट बनते हैं उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत दर्शन होता है। तो आपको क्या लगता है भारत दर्शन सिर्फ घुमाने का एक जरिया है? नहीं, वो चाहते हैं कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव और अलग अलग परिवेश में जाकर सिचुएशंस को देखो और समझो। जब आप वहाँ पर देखोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग कंडीशंस में लोग कैसे रह रहे हैं, क्या क्या काम होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट डेवलप करेगा। और जब ये रिस्पेक्ट डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं आप उनके दर्द से रिलेट कर पाते हो, उनके दर्द को समझ पाते हो। तो भारत दर्शन वाली बात हमने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से कर दी। दूसरा है एटीट्यूडनल चेंजेस। इसको भी समझ लेते हैं, आगे मैं एटीट्यूड को पढ़ाऊंगा, बट अभी ब्रीफली आप समझ सकते हो कि एटीट्यूड एक तरह का इंक्लिनेशन होता है किसी भी चीज को लेके। वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे सामने आइसक्रीम है तो मैं कहूँगा आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स आइसक्रीम, मुझे अच्छी लगती है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई आपने कहा कि गार्बेज, तो भाई गार्बेज किसको अच्छा लगता है? तो आप कहोगे आई हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स गार्बेज। तो ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव इवैल्यूएशन है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, एटीट्यूड का मतलब। अब एटीट्यूडनल चेंजेस की हम बात क्यों कर रहे हैं? तो सपोज अगर मान लीजिए आपका बायस है,
आपका बायस है किसी भी चीज़ के लिए, कि एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं, नॉर्थ वालों का बायस है कि साउथ वाले गलत करते हैं और साउथ वालों का बायस है कि नॉर्थ वाले गलत करते हैं, तो ये बायस है मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बायस को कैसे चेंज करना है, एटीट्यूड बन रखा है लोगों के बीच में। तो जब साउथ इंडिया में कोई नॉर्थ इंडियन आता है और वो लोग उनसे मिलते हैं, तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है। नॉर्थ इंडियन को पता चलता है कि भाई साउथ इंडियंस के बारे में जैसे उन्होंने सुना होता है, जैसा एटीट्यूड डेवलप किया होता है, वो गलत है। तो कहीं ना कहीं उनका इवैल्यूएशन चेंज होता है। इवैल्यूएशन चेंज होता है तो आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। सेम चीज़ उनके साथ भी है, उनको लगता है भाई जो भी हमने सुना था वो गलत है। तो एटीट्यूडनल चेंजेस क्या है, आपने इंफॉर्मेशन और इमोशंस की मदद से एटीट्यूड में चेंज लाया। अब ये एटीट्यूड जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होते ही आपका कहीं ना कहीं एम्पैथी बढ़ने का रास्ता खुल गया, ठीक है। तो एटीट्यूडनल चेंजेस हमने समझ लिया इंडिविजुअल लेवल मेजर्स में। तो आपको जब सवाल आएगा तो इनकलकेशन में आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपके पास 1-2 पॉइंट और हो तो वो भी लिख सकते हो, नहीं भी है तो उसको लिखने का तरीका क्या है, ये एक पॉइंट थोड़ी ना है, ये कई पॉइंट हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट थोड़ी ना, ये 2 पॉइंट है। तो इस तरह से आपको इंडिविजुअल एग्जाम्पल देने जैसे मैंने दिया है अभी आपको। एक और डिस्कशन कर लेते हैं एम्पैथी कंपैशन में, इश्यूज की। देखो बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, बस एक इशू ये है कि, बल्कि 3 हम देख लेते हैं इश्यूज, मेजर इश्यूज। एम्पैथी विदाउट ईआई, ईआई भी हम आगे पढ़ेंगे। ईआई क्या है, अपने इमोशंस को मैनेज करके, आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हो, सामने वाले के इमोशंस को समझते हो, किस लिए, बेटर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। ये हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। अब एम्पैथी तो है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, फिर क्या होगा, फिर होता है इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल देते हैं आपको, आप बड़े भाई हो, आपका एक छोटा भाई है, छोटे भाइयों को भाई क्रिकेट मैच के दौरान कुछ लोगों ने पीट दिया। अब आपके अंदर तो एम्पैथी है, आपने भाई उस भाई का दर्द, आपको दर्द लगा, अब आपने वो दर्द फील किया, तो आपके अंदर गुस्सा आया, इमोशन क्या डेवलप हुआ, एंगर का, पेन का। अब आपने ये इमोशंस को संभाला नहीं, यानी आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी, आपने ये इमोशंस को संभाला नहीं और आपने क्या किया, आपने जाके उनको पलट के पीट दिया। तो यही बात कहा जा रहा है कि एम्पैथी तो थी लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, जो इमोशंस डेवलप हुए उनको चैनलाइज नहीं किया गया। तो ऐसे में क्या होता है, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग हो जाती है, ठीक है। ये एक इसका इशू है, ये भी आपने समझना है। फिर डिसीजन सोलली बेस्ड ऑन एम्पैथी कैन हिंडर पब्लिक इंटरेस्ट। इसको भी समझ लेते हैं। भाई आपने डिसीजन एम्पैथी पर सिर्फ ले लिया तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट भी इम्पैक्ट हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक अस्पताल चल रहा है, आपने कहा कि भाई जो भी पेशेंट आएंगे तो वो दर्द में होते हैं, तो आपने कहा ना फॉर्म भरने और किसी चीज़ का चक्कर नहीं, आप सीधे आइए और अपना इलाज करा के जाइए। आपने तो, आपके मन में ये क्यों था, क्योंकि आप देखते हो कि सामने वाला दर्द में, और आपने उसका काम आसान बनाने के लिए बात की। अब इस एम्पैथी के चक्कर में आपने जो डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे डुबा रहा है वो समझ लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इस तरह की कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, तो कोई तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब कोई तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो क्या है, वो करप्शन का एक बैक चैनल बन जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि सिर्फ एम्पैथी के बेसिस में डिसीजन लेना कभी कभार आपका पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है। तो आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है जब आपको एम्पैथी पर एक्शन लेते हो। एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, अब एक ट्राइबल लैंड है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट मिनरल मिल गया
और वो इम्पॉर्टेंट मिनरल नेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपकी एम्पैथी कहती है यार ट्राइबल्स का घर चला जाएगा, वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, तो आपने कहा नहीं नहीं उनको हम हटाएंगे नहीं, अब हम प्लान नहीं बनाएंगे। तो एम्पैथी तो आपने कर दी, लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या कहता था कि देश की ग्रोथ होती तो शायद बचे एक आपके जो 125 करोड़ लोग हैं उनका फायदा होता। तो आपसे कहा जा रहा है सिर्फ एम्पैथी के बेसिस में डिसीजन कभी कभार पब्लिक इंटरेस्ट के को हिंडर कर सकती है। तीसरा, माइट लीड टू प्रिजुडिसेस अगेंस्ट वेल ऑफ क्लासेस। अब इसको समझ लीजिए भाई, आप अगर एम्पैथी रखते हो तो ज़्यादातर एम्पैथी किसके साथ आप रखते हो, जो सफ़र हो रहा है। तो मान लीजिए लेबर क्लास है, सपोज वर्किंग क्लास है किसी फैक्ट्री का, तो आपने देखा कि यार वर्किंग कंडीशंस गड़बड़ हैं और सब कुछ है, तो आपके अंदर दर्द उठा तो आपने क्या किया कि भाई लेबर क्लास को हमें वो बचाना है, प्रमोट करना है, सब कुछ। तो कभी ना कभी ऐसा क्या ना झुकाव ज़्यादा हो जाता है उन लोगों की तरफ जो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसके भी कुछ राइट्स हैं, उसके बारे में हम भूल जाते हैं। सपोज लेबर्स को आपने कहा कि नहीं नहीं आप ऐसा करो, महीने में आप 10 छुट्टियां लो, आराम करो, क्योंकि आराम भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो यही हम कह रहे हैं कि ये कभी कभार बायस बना देता है जो सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा पार्टी भी अग्रीव्ड हो सकता है, हम ये चीज़ भूल जाते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं, ये तब तक नहीं लिखना जब तक 12 नंबर का क्वेश्चन ना आए। 8 नंबर पे तो लिखना ही नहीं है, ठीक है, 12 पे लिखना है, 8 मार्क्स पे नहीं लिखना। ये बात को समझिए, इश्यूज वाला डिस्कशन नहीं करना है। सिर्फ कौन सा डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन, जो मैंने ग्राफ बताया वो बना देना, टाइप्स बता देना, इंपॉर्टेंस बता देना, इनकलकेशन बता देना, वो छोटा छोटा, इतने में आपके 120 वर्ड हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल की वीडियो अलग से भी कराऊंगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल अभी समझने के लिए ले लेते हैं। टाटा ग्रुप डिड नॉट ले ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा, क्लाइमेट, ये आप ये ऐसे देखो, डेवलपमेंट असिस्टेंस ड्यूरिंग डिजास्टर। अब आपके यहाँ अर्थक्वेक आ गया तो बाकी कंट्रीज आपकी मदद को आगे आती है ना, वो भी कहीं ना कहीं एम्पैथी ड्रिवन होता है। तो ये हो गया आपका एम्पैथी और कंपैशन का पूरा डिस्कशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अगर आने की चांस होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका इंटीग्रिटी, एम्पैथी, कंपैशन, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी और डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, ये 6-7 की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। ये 6-7 मैं आपको अभी करा दे रहा हूँ इसी लेक्चर में। उसके पश्चात जो आपकी छोटी वाली हैं उनको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए किस्मत से तो उसको आप हैंडल कर पाओ। स्ट्रक्चर यही रहेगा, एक्सप्लेन करना, अगर टाइप्स पता है तो टाइप्स लिख देना, नहीं तो इम्पोर्टेंस लिखना, इनकलकेशन लिखना, और ओवरऑल एक क्रिटिक लिखकर खत्म कर देना। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू पर। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। इसको हम समझ लेते हैं, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीजुडिसेस, बायसेस से आप इम्पैक्ट नहीं हो रहे हो, और प्री कंसीव्ड नोशंस। ये अब समझ लेते हैं हम, डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजुडिसेस और प्री कंसीव्ड नोशंस। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आपसे कहा गया कि भाई आपको ये टेंडर, आपको ये प्रोजेक्ट किसी कंपनी को देना है,
तो आपने टेंडर निकाला, आपने कहा कि जो सबसे कम टेंडर दे अमाउंट होगी उसी को हम प्रोजेक्ट दे देंगे। तो कितना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, सबको पता है किस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हुई है, ठीक है। उसी तरह ऑक्शन प्रोसेस, सबको दिख रहा है भाई जिसने सबसे ज्यादा कीमत लगाई उसी को सामान मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका क्राइटेरिया जो डिसीजन मेकिंग था वो ऑब्जेक्टिव है, वो क्वांटिफाइबल है। दूसरी चीज देख लेते हैं इसी का जस्ट ऑपोजिट। आपने 10 कंपनियों से मांगा, आपने कहा कि कौन कौन बनाना चाहता है, और आपने कहा नहीं नहीं अब फलानी बी कंपनी है, ये ये प्रोजेक्ट को संभालेगी, आपने विदाउट एनी रीजन आपने चूज कर लिया। तो ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन हुआ, ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं हुआ। तो इसी का हम सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है भाई साहब? हेल्प्स इन navigating through biases and prejudices। अगर आप ऑब्जेक्टिवली काम करोगे तो आप पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, ये नहीं कह पाएगा कि आप में किसी तरह की बायस है, प्रेजुडिस है, आपने किसी और रीजन से आपने ये कार्य किया है। तो आपको क्या करता है? हेल्प्स इन नेविगेटिंग थ्रू बायसेस एंड प्रेजुडिसेस। दूसरा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है, ये तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर क्या कह रहा है? बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये देखो बहुत जनरल चीज है, आप हर वैल्यू पर लिख सकते हो। ये मैं आपको चीट कोड्स बताता जा रहा हूं कि जो भी वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू हो, अगर उसका सिग्निफिकेंस पूछा गया है तो आप लिख सकते हो बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये हर जगह अप्लाई होगा। सोशल कैपिटल लगभग हर जगह 95% जगह सोशल कैपिटल अप्लाई होगा। हर फाउंडेशनल वैल्यू से कहीं ना कहीं सोशल कैपिटल बनता है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। सिग्निफिकेंस ये बहुत ब्रीफ है, चांसेस कम है ऑब्जेक्टिविटी पूछने के, अगर पूछता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। कुछ क्रिटिसिज्म भी हम इसका देख लेते हैं, क्रिटिसिज्म या चैलेंजेस भी देख लेते हैं। भाई क्या कह रहा है? माइट लीड टू इनसेंसिटिविटी एंड एपैथी। ठीक है, कैसे? अब देखिए ऑब्जेक्टिव, आपने एक क्राइटेरिया बना दिया कि भाई जिसके पास राशन कार्ड है उसी को राशन मिलेगा। आपने बिल्कुल रूल सेट कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि किसको वहां से अनाज मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज एक आपने औरत देखी, बूढ़ी औरत देखी, जो कि भाई 50 किलोमीटर दूर से आई, अपना राशन कार्ड भूल गई। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से चलेंगे तो आपने उस औरत को अनाज नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, तो उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप एक्सेप्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिविटी को ऊपर रखते हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी इनसेंसिटिविटी दिखाती है, एपैथी दिखाती है। आप सिचुएशन को समझ ही नहीं रहे हो, आप एक ही डंडे से सबको हाँ करो। तो माइट लीड टू इनसेंसिटिविटी एंड एपैथी। फिर हम क्या करते हैं? लीड्स टू मियर क्वांटिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है ना, क्वांटिफिकेशन पे ज्यादा भाव देता है। कैसे? वो कहता है जो नंबर या जो फैक्ट के रूप में पेश किया जा सके उसी पर फोकस करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमने पैसा जो खर्च किया वो ठीक किया कि नहीं किया, तो आप उसको फैक्ट्स में दिखाते हो कि हाँ भाई आपने ये एसेट बनाया, ये यहाँ पर प्रोडक्ट बना, यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ये हुआ, और आप एक नतीजे पे पहुंचोगे, हाँ भाई मुझे लगता है कि पैसे का सही यूज हुआ। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो आपने यूज किए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है? सपोज अगर आपने क्वालिटेटिव एंगल पे खर्च किया हो, जैसे अगर आपको पैसा मिला, आपने हेल्थ पे लोगों की खर्च किया, लोगों की अवेयरनेस पे खर्च किया, ये दिखाई नहीं दे रहा है, बट कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा यूज है कि नहीं है। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज पे चलने पर क्वालिटेटिव पैरामीटर्स छूट जाते हैं, ये बात कह रहा है यहाँ पर। लीड्स टू मियर क्वांटिफिकेशन। फिर केसेस
वेयर नो ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिवली ट्रू। अब कई सिचुएशन होती हैं कि भाई आगे कुआं पीछे खाई, अब क्या करोगे? अब किस बेसिस पे डिसीजन लोगे? आपने कहा कि भाई हम उस कंपनी को टेंडर देंगे जो सबसे कम अमाउंट देगी और जो सबसे अनुभवी होगी। आपने दो क्राइटेरिया बना दिए। अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो सही थे, लेकिन एक कंपनी जिसने सबसे कम दिया वो अनुभवी नहीं है और दूसरी अनुभवी है, उसने कम नहीं दिया। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से तो डिसीजन मेकिंग हो नहीं सकती। तो ये ऐसे डिलेमास की बात कर रहा है, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फेल हो जाते हैं। तो केसेस वेयर नो ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिवली ट्रू, एथिकल डिलेमास में आप हमेशा देखोगे। तो चैलेंजेस क्या हैं? ये हो गए आपके चैलेंजेस। तो ऑब्जेक्टिविटी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको भी एक्सप्लेन करना है, आपको एक एग्जांपल भी देना है जब आप आंसर लिखोगे। फिर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में भी बीच बीच में एग्जांपल देना है। इश्यूज बताने हैं, अगर आपका 12 नंबर का है, 8 नंबर का है तो थोड़ा सा वर्ड्स बता दो, बहुत है। और उसके अलावा आपको इनकलकेशन में लिखना है। इनकलकेशन में वही यूज होगा जो इंटीग्रिटी, एम्पैथी और इन सब में यूज हुआ था, वही चला आएगा, अलग से कुछ नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीसनशिप। इसको समझ लेते हैं, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीसनशिप। इम्पार्शियलिटी क्या कहता है? इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फॉलो करता है। कैसे? दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस। किस तरह डिसीजन बनाने की बात कह रहा है? विदाउट बायस, यानी किसी भी तरह का बायस ना होकर अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हो, उसको हम इम्पार्शियलिटी कहते हैं। तो इम्पार्शियलिटी को एक और तरीके से आप समझो, इम्पोजेस सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट टू बी फेयर, यानी कि एक तरह से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इंश्योर करना है कि आप फेयर हो, आपके अंदर किसी तरह का बायस नहीं है। ये आपका इम्पार्शियलिटी कहता है। नॉन पार्टीसनशिप देखो क्या कहता है? नॉट बीइंग affiliated with any group और पार्टी। अब इसको समझो, इसको आप कह सकते हो एक तरह से न्यूट्रल अप्रोच। दोनों में देखो सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो मैं आपको बता रहा हूं। इम्पार्शियलिटी कहता है कि बीइंग अनबायस्ड, आपसे कह रहा है दोनों के बीच में भेदभाव मत करो, लेकिन ये क्या कह रहा है? दोनों से मतलब ही मत रखो। दोनों में अंतर है। एक में आपसे कह रहा है कि भेदभाव मत करो, और दूसरे में कह रहा है कि आप मतलब ही नहीं रखो। तो ये क्या कहीं ना कहीं इसका मतलब है, आपसे यहां मतलब है इक्वल एसोसिएशन विद ऑल, यानी कि आप भेदभाव मत करो, जो एक के साथ कर रहे हो वही दूसरे के साथ करो। बट यहां कहा क्या कहा जा रहा है? आप किसी से मतलब ही नहीं रखोगे, यानी कि नो एसोसिएशन एट ऑल। तो ये एक तरह का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। ये क्या है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूं कि इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीसनशिप में अंतर क्या होता है। आप सबके लिए क्वेश्चन, सेक्युलरिज्म जो होता है आप अपनी कंट्री में, वो इम्पार्शियलिटी साइड है या नॉन पार्टीसनशिप साइड है? तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस साइड आप रखोगे? ये आप सबके लिए सवाल है, आप कमेंट करके मुझे बताओगे। वापस से हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ impartiality and non partisanship। इंपॉर्टेंस क्या है भाई साहब, ये भी देख लेते हैं। प्रमोटिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड क्वालिटी
इन डिसीजन मेकिंग। ये देखो आसान है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। अगर आप इम्पार्शियल होगे, बायस नहीं होगा आपके मन में, तो आप जो भी डिसीजन लोगे वो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे होगा और उसमें क्वालिटी होगी, ठीक है, भेदभाव के बिना होगा। एग्जाम्पल दे लेते हैं, सेलेक्टिंग बेनिफिशियरीज अंडर पीडीएस। अब हम कह रहे हैं कि हमने कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं कि भैया भेदभाव किसी से नहीं, ये क्राइटेरिया आप पूरा करते हो तो आप सही हो, आप एलिजिबल हो, नहीं करते हो तो आप बाहर हो। तो प्रमोटिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड क्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग। दूसरा क्या है, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस। अब ये कैसे इंश्योर हो रहा है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 39 सेज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। आप कह रहे हो कि सारे लोग बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि किसी कुछ ही लोगों के पास सारा रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो जाए, आप कह रहे हो सबको मिले, तो कहीं ना कहीं आप इम्पार्शियलिटी की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो। तो वही चीज़ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से आप इम्पार्शियलिटी को लिंक कर सकते हो और वो आप इंश्योरिंग सोशल जस्टिस से लिंक कर सकते हो। फिर क्या है, इम्प्रूव EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कि इंटरपर्सनल रिलेशंस को डेवलप करने का माध्यम है। कैसे, अपने इमोशंस को समझना और सामने वाले के इमोशंस को समझने पे। अब EI कैसे आपका बेटर होता है इम्पार्शियलिटी पे, तो भाई अगर आपके मन में किसी तरह का बायस नहीं है तो आपका जो इमोशन होगा वो उस आदमी के लिए नेचुरल होगा, उस पर्सन के लिए नेचुरल होगा। दूसरा, आप जो है इंटरपर्सनल रिलेशंस में ट्रस्ट डेवलप होगा, इम्पार्शियलिटी नहीं है तो ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। देखो आसान पॉइंट है, इसको समझाने की ज़्यादा नीड नहीं है। अगर कोई इम्पार्शियल व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि यार आपकी गलती थी, सामने वाले की उतनी गलती नहीं थी, तो आप उसकी बात मान लेते हो। क्यों मान लेते हो? क्योंकि इम्पार्शियलिटी की वजह से उसको क्रेडिबिलिटी मिल रही है, तो वही क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। फिर रिड्यूसेस करप्शन एंड इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, या आप खुद ही समझ सकते हो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, आपको यही लिखने हैं। प्रमोटिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड क्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग, ensuring social justice, improve EI, credibility and trustworthiness, reduces corruption and increases transparency and accountability। ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके। अब हम बात कर लेते हैं इनकलकेशन पे, कि इनकलकेट कैसे करोगे। इनकलकेशन पे बात कर लेते हैं। तो वही पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया था ना, रोल ऑफ सोशलाइजेशन, वो वही पॉइंट आपको लिखना है। हर में ये फिट होगा, ये वाला पॉइंट आप हर चीज में लिख सकते हो। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, हमने इंटीग्रिटी में पढ़ा था ना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, उसी तरह यहां पर हम समझ रहे हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। क्या है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म? आरटीआई। आरटीआई से क्या है? इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, और ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी तो कहीं ना कहीं आपकी इम्पार्शियलिटी भी डेवलप होगी, ठीक है। तो आरटीआई ऐसे कर रहा है। उसी तरह सोशल ऑडिटिंग, भाई लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं किस चीज़ की, आप क्या काम कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप कोई ना कोई इम्पार्शियलिटी रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फाइल खुल जाएगी, सोशल ऑडिटिंग भी होगी। फिर तीसरा क्या है? नजिंग टेक्निक्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका कुछ नहीं बड़ा मतलब है कि आप मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो या एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, तो आप अपने कलीग्स और अपने सबऑर्डिनेट्स को बिहेवियर को पुश कर सकते हो कि
आपके अंदर इम्पार्शियल बिहेवियर डेवलप हो, इम्पार्शियल वैल्यूज डेवलप हो। तो ये नज का मतलब होता है पुश करना, थोड़ा पुश देना। किनको पुश दे सकते हो? सबऑर्डिनेट्स को, कलीग्स को, ताकि इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीसनशिप डेवलप हो। ठीक है। इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हो भाई, फ्री और फेयर इलेक्शन कराए जाते हैं ईसीआई के, तो ये कहीं ना कहीं इम्पार्शियल है। फिर हम जजेस की बात करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो जजेस का काम ही इम्पार्शियलिटी पे डेवलप होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीसनशिप। इसमें दोनों के अंतर समझ लेना, दोनों का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। आपको दोनों का अंतर समझना ही समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू पर, वो है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। ये भी आप समझ लीजिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज क्या होता है? ये होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग इमोशनली इन्वॉल्व्ड एंड कमिटेड टू अ टास्क। तो कहीं ना कहीं आपके फोकस की बात कर रहा है, आपके कमिटमेंट की बात कर रहा है किसी टास्क को लेके। तो डेडिकेशन क्या है? कमिटमेंट की बात है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की बात है। तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। अब ये क्या इंश्योर करेगा? आपका पेशेंस, परसिवरेंस, ठीक है, पेशेंस, परसिवरेंस, और आप एक चीज और जोड़ सकते हो, कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये इंश्योर होता है जब आपके अंदर डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होता है। तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस में आप एक चीज और समझ सकते हो कि डेडिकेशन और कमिटमेंट में अंतर क्या होता है। भाई कमिटमेंट अगर लेवल 1 है तो डेडिकेशन लेवल 2 है। उसमें क्या है, आपने कमिटमेंट के साथ साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी ऐड कर दिया, तो वो डेडिकेशन को की तरह आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि भाई आपके ये डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस डेवलप कैसे होगी, इनकलकेट कैसे होगी। इनकलकेशन भी हम समझ लेते हैं इसका, क्योंकि हमें दो हेड तो पता होने चाहिए ना, इनकलकेशन और इम्पोर्टेंस किसी भी वैल्यू के। तो इनकलकेशन कैसे होगा? भाई आपका होगा वर्क कल्चर से। अगर एक ऐसी वर्क कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर पूरी तरह से हर आदमी लगा हुआ है अपने काम को लेके, तो नया एंट्रेंट क्या देखता है? हर कोई डेडिकेटेडली लगा है अपने काम को लेके, तो वो भी उसके अंदर भी डेडिकेशन डेवलप होता है, तो वर्क कल्चर। फिर ह्यूमन वैल्यूज, आपके अंदर अगर इंटीग्रिटी है, एम्पैथी है, कंपैशन है, तो ऑटोमेटिकली आपका डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि सामने वाला दर्द में, तो आपके अंदर वो भाव आएगा कि मैं इसको बदलाव करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तो ये अपने आप आपको ह्यूमन वैल्यूज अपने आप आपको डेडिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इंटरनल मोटिवेशन, अब दुनिया बहुत मोटिवेट कर रही है, अब आप ही मोटिवेट नहीं होना चाहते फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही है तो बेकार है, वो 10 दिन चलेगी, 11वें दिन खत्म हो जाएगी। तो इंटरनल मोटिवेशन की बात है। फिर है प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। अब प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह से बनाए जाते हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो कमिटमेंट है पब्लिक सर्विस को लेके वो अपने आप बढ़ेगा। तो यही चीज़ है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट भी मदद करती हैं इनकलकेशन में डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। ये हो गया। फिर इसका आप समझो नीड या सिग्निफिकेंस। हमने इनकलकेशन कर लिया, अब नीड या सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। आप समझो कि आपकी जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं ना, उसमें होस्टाइल सिचुएशंस बहुत आती, भीड़ ने आपको इकट्ठा कर लिया, ठीक है, भीड़ इकट्ठा होकर आपको घेर रही है, गाली गलौज कर रही है, तो होस्टाइल सिचुएशन बहुत है।
अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है पब्लिक सर्विस को लेके, तो आप कहोगे कि यार मैं क्या गाली सुनने के लिए हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से लगेगा यार छोड़ नौकरी, कुछ और कर लेते हैं। तो बहुत लोग रिजाइन भी करते हैं, बहुत लोग नौकरियां भी छोड़ते हैं। ठीक है, होस्टाइल सिचुएशन। फिर वर्कलोड, भाई काम का इतना प्रेशर है कि आपको 12-12 15-15 घंटे भी काम करने पड़ेंगे। तो अगर वो डेडिकेशन नहीं है तो पब्लिक सर्विस में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज वेरी नेसेसरी। इसी को हम कह रहे हैं नीड या सिग्निफिकेंस। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सिविल सर्वेंट का मैंने हर बार कहा है कि उसका काम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ वे हेड लिखना ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, तो आप जवाब और सल्यूशन तभी ढूंढोगे ना, क्योंकि सल्यूशन ढूंढने में मेहनत लगती है, सल्यूशन ढूंढ के उसको इम्प्लीमेंट करने में और भी ज़्यादा काम बढ़ेगा। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो आप इसको इग्नोर करोगे, अरे छोड़ो यार देखा जाएगा, ऐसा एटीट्यूड बन जाएगा। एंश्योर्स गुड गवर्नेंस, देखो इजी पीजी पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है गवर्नेंस। फिर गिव्स अवे विद चलता है एटीट्यूड। चलता है, इसका क्या है, स्टेटस को, यानी कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो तो वहां पर जैसा व्यवस्था चल रही है आप उसी को चला रहे हो। अगर आपके अंदर डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस है तो आप स्टेटस को चेंज करना चाहोगे और आप बेटरमेंट की तरफ ले जाओगे। तो अगर आप बेटरमेंट की तरफ नहीं लेके जा रहे हो या नहीं ले जा पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो कमिटमेंट है पब्लिक सर्विस की तरफ वो क्वेश्चन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही सिग्निफिकेंस या नीड है कि डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस क्यों होना ज़रूरी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके। इसके साथ साथ आप इसमें क्या कर सकते हो, आप जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल में आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, भाई आईएएस ऑफिसर हैं नॉर्थ ईस्ट कैडर में, अब आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट कैडर, बट वो नॉर्थ ईस्ट में ऑफिसर है। अब इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने समझा कि वहाँ पर हिल्स पे ले जाने के लिए वहाँ पर रोड नहीं है, तो रोड सरकार के भरोसे रहते तो हो सकता है बहुत समय लग जाता। तो इन्होंने क्या किया कि कम्युनिटी से मदद ली, लोगों को इन्वॉल्व किया और उन्होंने खुद ही लोगों की मदद से रोड बना डाली। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस है। एक और आप देख सकते हो प्रशांत नायर, प्रशांत नायर भी आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने क्या किया था, ऑपरेशन सुलेमानी चलाया था। ऑपरेशन सुलेमानी में क्या किया था, इन्होंने फोकस किया कि कोई भी भूखा मत सोए। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी पर इन्होंने चलाया था डिस्ट्रिक्ट कैंपेन ऑपरेशन सुलेमानी। तो ये भी कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस है। नहीं तो आप नया इनिशिएटिव क्यों ही लोगे भाई, जो आपके डेस्क का काम है आप खत्म करके अपना 5 बजे रवाना होगे, आप नए नए इनिशिएटिव क्यों ही लेके आओगे। तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, एक कोट लिखवा रहा हूं, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, कई जगह यूज होगा आपका। कोट लिख लीजिए आप, पब्लिक सर्विस मस्ट बी मोर देन डूइंग अ जॉब efficiently एंड ऑनेस्टली। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, इट मस्ट बी कंप्लीट डेडिकेशन टू पीपल एंड नेशन। देखो ये कोड बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं कह रहा है कि भाई आपका काम सिर्फ ये नहीं है, पब्लिक सर्विस ये नहीं है कि आपने अपना जॉब एफिशिएंटली और ऑनेस्टली कर दिया ना, आपका काम है कंप्लीट डेडिकेशन टू पीपल एंड नेशन। ये किसने कहा, मार्गरेट स्मिथ। ये इतना जेनरिक कोट है, इसको आप एक ना एक कंक्लूजन में फिट कर ले जाओगे। ज़रूरी नहीं इसी क्वेश्चन पे, कहीं और भी जहाँ पर बात आती है कमिटमेंट की, परसिवरेंस की या पब्लिक सर्विस इन जनरल की, वहाँ पर आप ये कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
तो हमने आपका जो है, जो आपकी बाकी वैल्यूज है ना, करेज, टॉलरेंस और ये सब, इनके बारे में आप 2-2 3-3 लाइनें पढ़ लीजिएगा, उतना ही बहुत है। मन में स्ट्रक्चर बस वही रखना कि उसको वैल्यू को समझाना है, एग्जाम्पल देना है, उसके साथ साथ आपको उसका सिग्निफिकेंस समझाना है। अगर आप टाइप्स वगैरह जानते हो तो उसको पहले लिख देना, नहीं जानते तो सीधे इम्पोर्टेंस में आना है और कैसे इनकलकेट करोगे। अगर किसी तरह का इशू है उसको डिस्कस करना और इशू के रिगार्डिंग वे हेड की बात करके ख़त्म कर देना आंसर। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो एप्टीट्यूड वाले फाउंडेशनल वैल्यूज़ का जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन आएगा आप उसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।